तो कौन समझाया था? रैमार्क समझाए थे। कौन समझाए थे? रैमार्क समझाए थे। नोट्स करना है। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र के जनक ये हिपोक्रेटस को कहा जाता है। पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब नहीं पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक भी हिपोक्रेटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिपोक्रेटस को कहा जाता है। जो कट कर देंगे वो आपको नोट्स नहीं करना है, जो कट कर देंगे वो आपको नोट्स नहीं करना है। ठीक, आगे बढ़े। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, ओनली रसायन विज्ञान का जनक क्या है? रेबोजियर है। कौन है? रेबोजियर है। जिसको गोल घेरेंगे उसको नोट्स करना है, जिसको कट करेंगे नोट्स नहीं करना है। ठीक, और नोट्स करने से फायदा होगा कि एक आपका नोट्स, अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा, एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जिससे कि आपको रिवीजन भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आगे चलिए, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितना होता है? खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितना होता है? 8 होता है। ये इंपोर्टेंट है, इसको नोट्स कर लीजिए। मनुष्य का हृदय धड़कता है कितना बार? तो पर मिनट। मनुष्य का हृदय पर मिनट कितना बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। कितना बार? 72 बार। इसको नोट्स करना है। क्या करना है? नोट्स करना है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर, वो हृदय धड़कता था कितना? 72 बार, लेकिन श्वसन दर कितना है? प्रत्येक मिनट में हम लोग कितना बार सांस लेते हैं? कितना लेते हैं? 16 से 18 बार। क्या लेते हैं? 16 से 18 बार। ये सभी एग्जाम में, बिहार पुलिस के एग्जाम में पहले पूछा गया है, पहले पूछा हुआ प्रश्न है, इसीलिए इसके आने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसके आने की संभावना एग्जाम में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। ये क्या कह रहा है? मोस्टली होगा। क्या दिमाग लगा रहा है? मोस्टली होगा। क्या मोस्टली होगा? रसायन विज्ञान के जनक मोस्टली हो जाएगा। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक मोस्टली हो जाएगा। जो कह रहे हैं देखिए, उसको आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक, आगे चलिए। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। 1350 से 1400 ग्राम के बीच में होता है, ग्राम के बीच में होता है। वही पूछ देगा फीमेल में कितना होता है? तो फीमेल में 1300 ग्राम होता है। कितना होता है? 1300 ग्राम होता है। फीमेल यानी महिला, महिला मस्तिष्क का वजन, महिला मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1200 से 1300 के बीच में। और ये कितना होता है पुरुष का? 1350 से 1400, यानी 1300 से 1400 भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। ठीक, आगे देखिए। शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है? शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है? तो कहां होता है? जांघ की हड्डी होता है। उसका नाम क्या है? फीमर है। या एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछेगा, फीमर शरीर के किस भाग का हड्डी है? फीमर शरीर के किस भाग का हड्डी है? तो कहां का है? जांघ का हड्डी है। कहां का है? जांघ का हड्डी है। जो गोल करते हैं उसको आपको नोट्स करते जाना है, जो गोल करते हैं उसको नोट्स करते जाना है। आगे देखिए। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? स्टेपीज है। स्टेपीज है कहाँ होता है? कान में होता है। कहाँ होता है? कान में होता है। पूछ देता है कि स्टेपीज कहाँ का हड्डी है? कहाँ का हड्डी है? कान का हड्डी है। इसको नोट्स करिए। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है? शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है? तो जबड़ा का हड्डी होता है। जो हम लोग का दांत होता है ना, उसमें जबड़ा होता है, उसी का हड्डी सबसे क्या होता है? मजबूत होता है। या जबड़े का हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो दांत में पाया जाता है। दांत के जो ऊपर में जो हड्डी होता है वही जबड़ा होता है। जबड़ा कहता है ना, जबड़ा फाड़ देंगे, यानी जबड़ा बहुत ही मजबूत होता है। क्या होता है? बहुत ही मजबूत होता है। जबड़ा फट नहीं सकता है, लेकिन गुस्सा में आदमी किसी झगड़ा होता है क्या कहता है? जबड़ा तोड़ देंगे। मतलब जबड़ा तोड़ देंगे मतलब कि बहुत मजबूत है, उसको हम तोड़ देंगे, यानी पूरा बॉडी को तोड़ देंगे। तो जबड़े का हड्डी क्या है? सबसे मजबूत है। क्या है? सबसे मजबूत है। आगे चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा? एनामल है। दांत के जो ऊपर में देखते हैं व्हाइट व्हाइट टाइप का होता है, व्हाइट अथवा ग्रीन टाइप का, उसी को एनामल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनामल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनामिल कहते हैं। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहते हैं? सुंदरता का अध्ययन क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? केडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केडोलॉजी कहा जाता है। जो गोल कर रहे हैं उसको आप लोग को नोट्स करना है, जो गोल कर रहे हैं उसको आपको नोट्स करना है। शरीर का ताप नियंत्रण करता है कौन सा? शरीर का ताप जो है, शरीर का ताप टेम्परेचर कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत है। नोट्स करना है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ये सभी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, समझे? इंपोर्टेंस है, इसीलिए आपको हम नोट्स करवा रहे हैं। जो इंपोर्टेंस नहीं है उसको हम कट कर देंगे। तो जो घेर रहे हैं उसको नोट्स करना है। ठीक,
ठीक है। मनुष्य में पसलियों की कुल संख्या कितना होता है? 12 जोड़ी। कितना होता है? 12 जोड़ी या 24 को दे देगा, या 24 भी ऑप्शन में रहेगा तो आपको लगाना है। मछली, मनुष्य जो पसली होता है उसका संख्या कितना होता है? तो 12 जोड़ी या 24 को होता है, या 24 को, दोनों ऑप्शन में से जो मिले आपको वो लगाना है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या क्या होता है? हड्डी की कुल संख्या 206 होता है। जब क्या होता है, शरीर विकास हो जाता है तो तब 206 होता है। लेकिन पूछेगा कि गर्भावस्था में कितना होता है, तब 300 हड्डी रहता है। कितना हड्डी होता है? 300 हड्डी होता है। बचपन में नहीं, गर्भावस्था में। बचपन के बाद तो हड्डी जुड़ते जाता है, जब जन्म हो जाता है तब हड्डी एक दूसरे में जुड़ते जुड़ते क्या होता है? कम हो जाता है। तो यदि गर्भावस्था पूछ देगा हड्डी कितना होता है, तो वो कितना होता है? 300 होता है। और वयस्क मनुष्य में, यानी कि जो वयस्क हो गया है, उसमें कितना? 206 होता है। 206 होता है। मांसपेशी की कुल संख्या कितना होता है? मांसपेशी कुल संख्या 639 होता है। कितना होता है? 639 होता है। मस्तिष्क का भाग, सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क कहते हैं, या सेरिब्रम कहते हैं, या सेरेब्रम कहते हैं। लिख लीजिएगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, आगे बड़ा भाग होता है। जो सेरेब्रम होता है, क्या होता है? आगे बड़ा भाग होता है। एग्जाम ये भी पूछ देता है सेरेब्रम कौन सा भाग है, तो आगे बड़ा भाग होता है। उसको प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कौन सा है? कार्बन है। कौन सा है? कार्बन है। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक बार बता दीजिए, साफ दिख रहा है सभी को? पूरा क्वेश्चन दिख रहा है ना? पूरा क्वेश्चन दिख रहा है? एक बार बता दीजिए तो पूरा क्वेश्चन दिख रहा है? साफ दिखाई दे रहा है? एक बार बताइएगा सभी लोग, साफ दिखाई दे रहा है आप लोग को? पूरा क्वेश्चन जितना भी बोर्ड पे लगा हुआ है 23 से लेकर 32, 23 से लेकर 32 तक सभी को दिखाई दे रहा है? सभी को 23 से 32 दिखाई दे रहा है? हाँ, तो चले आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक, मानव विकास एवं परंपराओं से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। मानव विकास एवं परंपराओं से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रेवोजियर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसको कहा जाता है? रेवोजियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रेवोजियर को कहा जाता है। गैसों के विसरण के नियम कौन दिया था? कौन दिया था? गैसों के विसरण के नियम कौन दिया था? ग्राहम ने दिया था। आपके लिए क्या है? इंपोर्टेंट नहीं है। क्या है? इंपोर्टेंट नहीं है। ग्रहों की गति का नियम कौन दिया था? तो ये केपलर दिया था। ये आपको नोट्स करना है। ग्रहों के गति का नियम कौन दिया था? तो केपलर दिया था। कौन दिया था? केपलर दिया था। E बराबर MC स्क्वायर, बहुत इंपोर्टेंट है। E बराबर MC स्क्वायर समीकरण दिया था। कौन दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन दिया था। कौन दिए थे? अल्बर्ट आइंस्टीन दिया था। E बराबर MC स्क्वायर डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये सभी जो क्वेश्चन देख रहे हैं प्रीवियस ईयर साइंस का क्वेश्चन है, क्योंकि साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलना बहुत मुश्किल होता है। और सभी चीज को मिल जाएगा, लेकिन साइंस का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए हम साइंस का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी को आपको करवा देंगे, ताकि आगे आपको अच्छा से छांट के पढ़ना ना पड़े। छटा हुआ ही ये है, ये छटा हुआ ही है। मानते हैं एक दो इसमें डरा गया है, वो भी पहले पूछा जाता था, लेकिन अब वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, वैसा नहीं पूछा जाता है। ठीक, आगे चलिए देखते हैं। E बराबर MC स्क्वायर कौन दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। आगे देखिए, जड़त्व के नियम की खोज कौन किया था? जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था? गैलीलियो किया था। कौन किया था? गैलीलियो ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन कौन किया था? गुरुत्वाकर्षण के नियम कौन दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिया था? कौन दिया था? न्यूटन दिया था। कौन दिया था? न्यूटन दिया था। कौन दिया था? न्यूटन दिया था। प्राकृतिक चयन सिद्धांत कौन दिया था? प्राकृतिक चयन सिद्धांत डार्विन दिया था। कौन दिया था? डार्विन दिया था। ये सभी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया था? ये इंपोर्टेंट है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। कौन दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक सिद्धांत का कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन दिया था। कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन दिया था। विकास के सिद्धांत का भी डार्विन ही दिया है। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये आपको लिखना है, ये आपको लिखना है। कौन सा? ये आपको लिखना है।
अनुवंशिकता के जन्मदाता किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। अनुवंशिकता के पिता किसे कहा जाता है? तो जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। किसको? जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग में किसका चयन किया था? तो वो मटर का चयन किया था, मटर के पौधा का चयन किया था। क्या किया था? मटर के पौधा का चयन किया था। अपने प्रयोग में मेंडल ने किसका चयन किया था? तो मटर के पौधा का चयन किया था। अनुवंशिकता के पिता को अनुवंशिकी किसने कहा था? अनुवंशिकता के विज्ञान को अनुवंशिकी किसने कहा था? तो वाटसन कहा था। कौन कहा था? वाटसन कहा था। अनुवंशिक की उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम के द्वारा। किसके द्वारा? क्रोमोसोम के द्वारा। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये इंपोर्टेंट है आपके लिए। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कौन किया था जीन शब्द का प्रयोग? तो कौन किया था? जोहानसन ने किया था। कौन किया था? जोहानसन किया था। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जोहानसन किया था। कौन किया था? जोहानसन किया था। जीन उपस्थित होते हैं किसमें? जीन किसमें उपस्थित होता है? ये पूछता है जीन किसमें उपस्थित होता है? ये गुणसूत्र में उपस्थित होता है। किसमें होता है? ये गुणसूत्र में उपस्थित होता है। जीन किसमें उपस्थित होता है? गुणसूत्र में उपस्थित होता है। गुणसूत्र में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? ये लोहा है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? एक एंजाइम का सिद्धांत किसने किया था? बीडर एवं टाइटम ने दिया था। कौन दिया था? बीडर एवं टाइटम ने दिया था। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? क्या है हीमोग्लोबिन? किसका यौगिक है? तो ये प्रोटीन का है। किसका है? प्रोटीन का है। किसका है? प्रोटीन का है। रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का कौन से रोग में नहीं जमता है? किसमें नहीं जमता? हीमोफीलिया में नहीं जमता। रक्त का थक्का हीमोफीलिया में नहीं जमता। रक्त का थक्का का मतलब क्या है? कि जैसा ही कि मानिए कि ये हीमोफीलिया रोग जिसको हो गया है, जिसको हीमोफीलिया रोग हो गया है, उसको यदि यहाँ से काट दिया जाएगा, मानी काट दिया जाए या कट गया हो, तो उसका क्या होता है? जिसमें हीमोफीलिया रोग है उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी कि रक्त जो बहना है, रक्त का जो बहाव है वो बंद नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है? मनुष्य का मृत्यु हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य क्या होता है? मर जाता है। खून कहीं कटा है और बहना नहीं बंद होगा, क्या होगा? मरेगा ही ना। तो हीमोफीलिया रोग जिसको होता है उसका क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी रक्त क्या होता है? जमता नहीं है। नहीं जमने के कारण रक्त का प्रवाह होते रहता है, जिसके कारण रक्त की कमी के कारण आदमी की मृत्यु हो जाता है। समझे? आगे बढ़े। रक्त का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। किसमें? हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन? हिपैरिन। कौन? हिपैरिन कर लीजिए, इसको देख रहे हैं ना, कहीं कहीं टाइपिंग भी मिसप्रिंट है। अब बहुत भाई कहते हैं कि हमको आप क्या करिए, नोट्स दे दीजिए, दे देगा तो गलत सलत पढ़ लीजिएगा और एग्जाम में जाइएगा तो एक क्वेश्चन कारण आपका रिजल्ट नहीं होगा, क्या फायदा है? आप रोज आके पढ़िए, जो लिखा रहे हैं उसको नोट्स करिए, वीडियो सेव रहता है, एक बार में समझ आता है, दोबारा देखिए, लेकिन सही चीज सीखिए। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? हिपैरिन। कौन रोकता है? हिपैरिन रोकता है। कौन रोकता है? हिपैरिन रोकता है। ठीक, आगे चलिए देखते हैं। आगे देखिए, हिपैरिन प्रोटीन का उत्पादन होता है कहाँ? किसके द्वारा? हिपैरिन जो प्रोटीन है उसका उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो ये यकृत के द्वारा होता है। किसके द्वारा? यकृत। इसी को लीवर भी कहते हैं, इंग्लिश में लीवर कहते हैं। हिपैरिन प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है कौन? रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक होता है? कौन होता है? प्लेटलेट्स होता है। कौन होता है? प्लेटलेट्स होता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक होता है? प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु हो जाती है। प्लेटलेट्स जो होता है कहाँ उसका मृत्यु होता है? प्लीहा में होता है। कहाँ होता है प्लेटलेट्स की मृत्यु? कहाँ होता है? तो प्लीहा में होता है। कहाँ होता है? प्लीहा में होता है। प्लेटलेट्स देखते हैं जब डेंगू जिसको हो जाता है उसमें देखिएगा प्लेटलेट्स एकदम नीचा हो जाता है। कहाँ क्या होता है? नीचे हो जाता है। पूछता है प्लेटलेट्स की कमी किस जोड़ में होता है? तो डेंगू जोड़ में होता है। किसमें? डेंगू जोड़ में होता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के है। एकदम VVI है, ये सभी नोट्स करते जाना है। जिसको हम गोल्ड कर रहे हैं वो सभी आप नोट्स करते जाइएगा, समझे? ये आपको नौकरी दिलाने वाला क्वेश्चन है। ये सभी जो क्वेश्चन है आपको नौकरी दिलाने वाला क्वेश्चन है। रुधिर का तरल भाग होता है। रुधिर का जो तरल भाग यानी कि द्रवीय पानी वाला भाग जो रुधिर का होता है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं।
रक्त में पाई जाने वाले धातु कौन सा है? लोहा है। कौन सा है? लोहा है। हजारों बार ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। रक्त का विकास भाग प्लाज्मा कितना % होता है? रक्त के विकास में प्लाज्मा कितना % होता है? रक्त में कितना प्लाज्मा होता है? तो 55% प्लाज्मा होता है। रक्त में कितना % प्लाज्मा होता है? 55% प्लाज्मा होता है। और 45% क्या होता है? रुधिराणु होता है। क्या होता है? रुधिराणु होता है। रुधिराणु में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। तो पदार्थ की 3 गो अवस्था कौन कौन सा है? कौन कौन सा है? ठोस है, ठोस है, दूसरा क्या है? द्रव है, दूसरा क्या है? द्रव है, तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? गैस है। क्या है? गैस है। ये द्रव नहीं, इसको ऐसे लिख लीजिए, द्रव, यो लगा लीजिए ऐसे, द्रव, द्रव है, द्रव। एक मिनट, दूसरा क्या है? द्रव है। क्या है? द्रव है। और तीसरा गैस है। चौथा क्या है? प्लाज्मा है। पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट। ये एग्जाम में बिहार पुलिस में भी अभी पूछा गया है कि पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। ठीक, आपका समझ रहे हैं? ठोस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, समझ रहे हैं? ठीक है, आगे चलिए चलते हैं। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? खून का जो रंग है वो लाल किसके कारण होता है? सो पूछा है। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। खून का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? प्लीहा को, एस्पिरिन को कहा जाता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? एस्पिरिन को कहा जाता है। आपको नोट्स करते जाना है। ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? एस्पिरिन को कहा जाता है। किसको? एस्पिरिन को कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। ब्लड का कब्रिस्तान, ब्लड का कब्रिस्तान किसको? प्लीहा को ही कहा जाता है। ब्लड का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा को ही कहा जाता है। ब्लड बैंक में खून सुरक्षित रखा जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन। ब्लड बैंक में जो है ब्लड को कितने डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है? ये 40 फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है। 40 फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस नहीं, 40 फ़ारेनहाइट पे ब्लड को रखा जाता है। समझे? तो ये आपको याद रखना है, फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है। रक्त समूह होते हैं कौन कौन सा है? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ओ रक्त समूह को क्या कहते हैं? ओ रक्त समूह को क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। ये सबको दे सकता है। क्या करता है? ये सबको दे सकता है। ये क्या है? सबको दे सकता है। ये क्या है? सबको दे सकता है। और सर्वग्राही कहते हैं किसको? ये भी क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं। ये क्या है? सबसे रक्त ले सकता है। ये क्या है? ले सकता है। क्या है? सबसे रक्त ले सकता है। सर्वदाता मतलब, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ है जो सबको क्या है? दे सकता है। लेकिन ये क्या है? सर्वग्राही है। सबका ग्राही मतलब सर्वग्राही से ही रहता है कि सबका ग्रहण करना, सबका ग्रहण कौन करता है? ए भी करता है। और सर्वदाता मतलब सबको देता है। सर्वदाता में ही आ रहा है, सबको देता है। कौन सा? वो देता है। और सर्वग्राही सबसे लेता है, सबसे लेता है। ठीक, आगे बढ़े। रक्त की मात्रा शरीर का भाग का कितना % होता है? शरीर का जो वजन होता है, स्वस्थ मनुष्य का, जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उसका जो शरीर का वजन होता है उसका 7% क्या होता है? उसके शरीर में रक्त होता है। शरीर का जितना वजन होगा, यदि आप स्वस्थ है तो आपका शरीर के वजन का 7% क्या है? खून आपके शरीर में है। क्या है? खून आपके शरीर में है। ठीक, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। तो अब यहाँ पे आप ये क्वेश्चन करिएगा कि जो 110 किलो के हैं, जो 120 किलो का है, तो उसमें क्या 506 लीटर हो? तो 7% नहीं हुआ, तो वो स्वस्थ नहीं है। जिसका भी वजन 70-80 किलो से प्लस में है वो क्या है? स्वस्थ नहीं है। क्या है? स्वस्थ नहीं है। मानिए कि किसी का वजन कितना है? 80 kg है। 80 kg है। 80 kg का कितना % निकाल दीजिए? 7% निकालिए। 7% कितना हो जाएगा? 7% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 7 56, 8 7 56 यानी 5.6 क्या है?
5.6। वही यानी मानिए कि 80 से 85 केजी प्लस जिसका वजन है वो क्या है, स्वस्थ नहीं है। क्या है, मेडिकल फॉर्म में वो स्वस्थ नहीं है। 80 से 90 केजी के बीच मतलब जिसका भी वजन है, हाइट भी उतना उस टाइप का है, उसको स्वस्थ मनुष्य कहा जाता है, उसको स्वस्थ कहा जाता है। उसका हाइट को अच्छा हाइट माना जाता है, उसका वजन को अच्छा वजन माना जाता है। समझे? तो आगे बढ़ते हैं। आगे है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन लिखिए, 2 से 4 दिन होता है। कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी आपसे नहीं पूछता है एग्जाम में, आरबीसी ही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? आरबीसी ही पूछा जाता है। ये आपसे पूछता है। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? लिकोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिकोसाइट कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा मेरे भाई। रिक्वेस्ट है आपसे कि सभी आप लोग नोट्स करते जाए। क्या है? नोट्स करते जाए। डब्ल्यूबीसी को लिकोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिकोसाइट कहा जाता है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखिए आरबीसी को क्या कहा जाता है? आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है और डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? तो लिकोसाइट कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को लिकोसाइट कहा जाता है और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ये सभी आपको नोट्स करना है। ये सभी आपको नोट्स करना है। आरएच फैक्टर संबंध है किससे? आरएच फैक्टर किससे है? रक्त से संबंधित है। आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? तो रक्त से संबंधित है। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन था? रैंड स्टीनर एवं बिनल था। कौन था? रैंड स्टीनर एवं बिनल था। आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन था? रैंड स्टीनर एवं बिनल था। रक्तचाप नियंत्रित होता है कि एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा? रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। रक्त को शुद्ध करता है कौन? ये एग्जाम में पूछा जाता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी करता है। कौन करता है? किडनी करता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी करता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी। किडनी यानी ब्रिक, हिंदी में उसको ब्रिक कहते हैं, ब्रिक करता है। रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब रक्त गंदा हो जाता है तो उसको शुद्धिकरण किया जाता है। किसके द्वारा? डायलिसिस के द्वारा। क्या? किसके द्वारा? डायलिसिस के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? डायलिसिस के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? डायलिसिस के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। रक्त मापने का यंत्र क्या है? रक्त किसके द्वारा मापा जाता है? जो जाते हैं हम लोग रक्त ब्लड प्रेशर मापने के लिए देखते हैं, फूका जैसे दबाता है, उसको क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। रक्तदाब मापने का यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी आपको नोट्स करते जाना। क्या करना है? नोट्स करते जाना है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कौन किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता या सर्वप्रथम अध्ययन कौन किया था? तो कौन किए थे? तो विलियम हार्वे। कौन किए थे? विलियम हार्वे किए थे। कौन किए थे? विलियम हार्वे किए थे। रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे है। या पूछेगा रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन सर्वप्रथम अध्ययन किया था वही विलियम हार्वे ही किए थे। शरीर से हृदय और रक्त ले जाने वाली को क्या कहते हैं? शरीर जो है, शरीर से हृदय को रक्त आएगा। देख लीजिए, शरीर से पहले क्या आया? शरीर आया। पहले शरीर आया, उसके बाद वो कहां लगते ले गया? हृदय में ले गया। पहले शरीर आया, 100 से शरीर 100 से सीरा, 100 से शरीर 100 से सीरा। याद रखिए, एगो याद रखिएगा, दूसरा अपने आप को याद आ जाएगा। तो ये को यहां पूछता है, शरीर से हृदय को रक्त कौन ले जाएगा? सीरा ले जाएगा। पहले शरीर से हृदय तरफ ले जाएगा, सीरा ले जाएगा। और धमनी क्या करेगा? धमनी क्या करेगा? धमनी क्या करेगा? धमनी हृदय से रक्त को शरीर की तरफ लाएगा। कहां लाएगा? हृदय से रक्त को शरीर की तरफ लाएगा। एगो आपको याद करना है। कौन याद करना है? शरीर से जो रक्त लेके जाता है हृदय तरफ, वो क्या होता है? सीरा होता है। और दूसरा तो धमनी होता ही है। क्या होता है? दूसरा धमनी ही होता है। देखिए, शरीर से यानी शरीर से पहले क्या है? 100 है। यहां देखिए सीरा क्या है? 100 है। शरीर से कहां गए? हृदय की तरफ गए। कहां गए? हृदय की तरफ गए। कौन ले गया? 100 यहां भी है। देखिए 100 यहां भी है। एक तो आप पकड़ लिए कि 100 से शरीर और 100 से सीरा, यानी शरीर से जो हृदय की तरफ जा रहा है वो क्या चीज? सीरा है। वो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी को सीरा कहते हैं। और उसके बाद तो एक धमनी बचता है। धमनी क्या है? वो धमनी क्या है? तो धमनी है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी को धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। अशुद्ध रक्त वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। ये सीरा जो है इसमें क्या है? अशुद्ध रक्त है। इसमें क्या है? अशुद्ध रक्त है। क्या है?
अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध, अशुद्ध रक्त है। सीरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। और धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। क्या होता है? धमनी में शुद्ध रक्त होता है। लेकिन इसके अपवाद में वो होता है, सीरा के अपवाद में होता है प्रोमनरी सीरा। प्रोमनरी सीरा में क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। प्रोमनरी सीरा में क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। और प्रोमनरी धमनी में क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। प्रोमनरी धमनी में क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। देखिए आगे कहा है, हृदय से शरीर की ओर, हृदय से शरीर की ओर जाएंगे तो धमनी हो गया, और शरीर से हृदय की ओर जाएंगे तो सीरा हो गया। क्या हो गया? सीरा हो गया। और दूसरा जो आएगा वो धमनी है। सौ से पहले शरीर से हृदय की ओर जाएंगे तो सीरा, और धमनी हो गया। हृदय से शरीर की ओर जाएंगे तो धमनी कहते हैं। शुद्ध रक्त वाहिनी क्या कहते हैं? धमनी जो होता है उसमें कैसा रक्त होता है? धमनी जो है इसमें क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। धमनी में कैसा रक्त होता है? शुद्ध होता है। और सीरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। अपवाद में दोनों का है कि अपवाद में है प्रोमनरी धमनी। प्रोमनरी धमनी में क्या होता है? प्रोमनरी धमनी में क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है? प्रोमनरी धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। और प्रोमनरी सीरा में क्या होता है? तो वहां पे प्रोमनरी सीरा में शुद्ध रक्त होता है। अपवाद में ये दोनों है। क्या है? अपवाद में ये दोनों है। ठीक, आगे बढ़े। समझ में आ रहा है तो आगे बढ़े। एक बार आप लोग बता दीजिए, समझ में आ रहा है? एक बार बता दीजिए आप लोग कि समझ में आ रहा है। एक बार बता दीजिए, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। कहीं किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? एक 100 तक नहीं। ये कितना हो गया? कितना नोट पेज है ये? 1 मिनट, 5 पेज है ना। कम से कम 10 पेज पढ़ाएंगे मेरे भाई। पढ़ लीजिए, समझे? कहीं सितंबर में एग्जाम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा फिर। 5 पेज है ये। पेज ऑब्जेक्टिव टाइप का है, 1 लाइनर है, इसे 10 पेज पढ़िए। 5 पेज हो गया है और 5 पेज और, 5 पेज और। ठीक है, आपके लिए कह रहे हैं। हमको क्या है? आप कहिएगा नहीं पढ़ाने, छोड़ देंगे, क्या फायदा होगा हमको? हमको तो और अच्छा है ना कि हाँ चलो आराम करेंगे। घटा तो आप लोग को हो जाएगा। हाँ हाँ, इसी पे ऑनलाइन टेस्ट आ जाएगा, टेलीग्राम से सभी चीज हट जाएगा। ठीक, इसी पे आ जाएगा, थोड़ा इंतजार करिए, सब कुछ आ जाएगा इस पे। आगे चले, आगे चलते हैं। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? जो पेशाब होता है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। कहाँ होता है? ब्रिक लिखा है, किडनी लिख लीजिए। किडनी ज्यादा लोग को समझ में आता है। कहाँ होता है? किडनी में होता है। ब्रिक का निर्माण कहाँ, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में होता है। ब्रिक किडनी में बनने वाली पथरी किसका होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। जो किडनी में जो पथरी बनता है, सुनते होंगे गांव घर में, आपके अगल बगल में भी सुनाई देता होगा कि उसका किडनी में पत्थर हो गया। तो पत्थर किस चीज का बना होता है? किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। ये सभी एग्जाम में देखिए, साइंस से एग्जामिनर वही क्वेश्चन पूछता है जो कि हम लोग अगल बगल में हो रहा है। क्या है? अगल बगल में हो रहा है उसका। अब सिपाही का एग्जाम ले रहा है, वो वैज्ञानिक वाला थोड़ी क्वेश्चन पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। वो यही पूछेगा जो हम लोग का अगल बगल में चल रहा है। तो जो पथरी किडनी में हो रहा है वो किसका बना होता है? तो ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है, नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है, ब्लड किससे, कौन सा ब्लड शुद्ध होता है, जो मतलब परिवेश में हम लोग चल रहा है सामान्य जानकारी, वो पूछता है एग्जामिनर, ना कि आपको इंजीनियर बनाएगा। अब देखिएगा यूट्यूब पे ही बहुत सारा एकदम चल रहा है, बिहार पुलिस ड्राइवर, उसमें पूरा एकदम इंजीनियर टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। आप यहाँ है ना, सबसे बेस्ट जगह है, आप समझे, सबसे बेस्ट जगह है वो। अभी आपको लगता होगा, कुछ लोग को लगता होगा नहीं हम ये ऐसे पढ़ाते वैसे, लेकिन जब आप एग्जाम देख आइएगा, जब आप एग्जाम हॉल से निकलिएगा ना, उस समय इस बोर्ड के और ये चेहरा आपको याद आएगा कि सर थे, सर वहां पढ़े थे, ये चीज वही एग्जाम में आए जिसके कारण मेरा रिजल्ट हुआ है। और नौकरी हो जाएगा, फिर भी आप याद करिएगा, फिर भी आप याद करिएगा, समझे? तो एक बार पढ़ लीजिए। ठीक, आगे चले। रक्त एक क्या है? बिलियन है। रक्त क्या है? 1 बिलियन है। रक्त क्या है? एक क्षारीय बिलियन है। लिख लीजिए, क्या है? रक्त क्या है? एक क्षारीय बिलियन है। क्या है? क्षारीय बिलियन है। रक्त क्या है? एक क्षारीय बिलियन है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रक्त का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? जो सामान्य मनुष्य होते हैं उसका रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। क्या होता है? 120/80 होता है। लेकिन देखिए, बिहार पुलिस का मेडिकल में आपसे
उतना हार्ड नहीं होता है। लगभग 99.999% इसमें क्या होते हैं, मेडिकल पास हो जाते हैं। जब आप लोग जीजीयूटी के मेडिकल में गए होंगे, देखे होंगे, वहां पे यदि आपका रक्त कितना है 140/90 भी आ रहा है या 100 भी आ रहा है, तो आपको सेलेक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, सेलेक्ट कर लेता है। यदि इससे ज्यादा आता है ना तो दिक्कत होता है, इससे ज्यादा आता है तो दिक्कत होता है। लेकिन सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120/80 होता है। कितना होता है, 120/80 होता है। क्या होता है, 120/80 होता है। ये जो 120 है, 120/80 ऐसे लिखते हैं, 120/80 ऐसे लिखते हैं। दरोगा के एग्जाम में जो 2213 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछ दिया था 120 को क्या कहते हैं, इसको सिस्टोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं। और इसको 80 को क्या कहते हैं, डायस्टोलिक कहते हैं। डायस्टोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, डायस्टोलिक कहते हैं। हो सकता है कहीं पूछ ले, एग्जाम में लिख लीजिएगा। क्या कहते हैं, 120 को सिस्टोलिक कहते हैं और 80 को क्या कहते हैं, डायस्टोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, डायस्टोलिक कहते हैं। ठीक, आगे बढ़े। रक्त, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना होता है, जो शरीर है उसमें पूरा बॉडी में रक्त को परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है, आश्चर्य लग जाएगा आपको। कितना लगता है, 23 सेकेंड ही लगता है। 23 सेकेंड में ही पूरा शरीर में रक्त क्या होता है, इन्हें सोने घूम जाता है। रक्त कितना तूफान में चल रहा है वो सोचिए आप, कितना तूफान में दौड़ रहा है, सोच लीजिए। शरीर में 23 सेकेंड में ही रक्त क्या होता है, पूरा शरीर से घूम लेता है। क्या होता है, पूरा शरीर में घूम लेता है। हृदय की धड़कन नियंत्रण कौन करता है, कौन करता है, पेसमेकर करता है। हृदय का धड़कन नियंत्रण कौन करता है, तो पेसमेकर करता है। कौन करता है, पेसमेकर करता है। जलाभिक सेवन क्या है, जलाभिक सेवन एक क्या है, जलाभिक सेवन एक हृदय प्रत्यारोपण था। क्या था, कृत्रिम हृदय, कृत्रिम हृदय बनाया गया था, उसी का नाम क्या रखा गया था, जलाभिक सेवन रखा गया था। क्या रखा गया था, जलाभिक सेवन रखा गया था। आगे चले, आगे चले, आगे देखिए। शरीर में ऑक्सीजन परिवहन रक्त के द्वारा होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो रक्त के द्वारा ही होता है। क्या होता है, रक्त के द्वारा ही ऑक्सीजन का परिवहन होता है शरीर में। किसके द्वारा होता है, तो रक्त के द्वारा ही ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में होता है। पीत क्या होता है, पीत, पीत पीले रंग का क्या होता है, क्षारीय द्रव होता है। क्या होता है, पीत, पीत क्या होता है, पीत जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। और पीत का निर्माण कहाँ होता है, पीत का निर्माण कहाँ होता है, निर्माण कहाँ होता है, पीत का निर्माण कहाँ होता है, पूछ देगा एग्जाम में आपसे, यकृत में होता है। कहाँ होता है, यकृत में होता है। पीत का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। और जमा कहाँ होता है, जमा कहाँ होता है पीत, तो पित्ताशय में होता है। कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। पीत क्या है, एक क्षारीय द्रव है। क्या है, क्षारीय द्रव है। इसका निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। और पीत कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय में होता है। कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में होता है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे देखिए। देखिए अभी पेज नंबर 6 है। कम कम पढ़ाएंगे तो 10 पढ़ाएंगे, इससे कम नहीं पढ़ा सकते हैं, समझे। क्योंकि कितने मेरे भाई है जिसका इंतजार हो रहा होगा कि मेरे भाई बहन बेटा का नौकरी होगा। इस बार फोन करते होंगे कि हाँ देखो ना, इस बार बिहार पुलिस का वैकेंसी आया है, बिहार पुलिस ड्राइवर की। इस बार 100% सिलेक्शन है। क्या है, 100% सिलेक्शन हो जाएगा, समझे। और कितना ये सोच रहे होंगे कि इस बार हो जाएगा तो हम अपना बहन का शादी करेंगे, अपना जो घर है घर बनाएंगे। बहुत सारे सपना होंगे, बहुत सारे मजबूरी होगा जो पूरा किया जाएगा। आप लोग प्लीज पढ़ लीजिए। 10-12 पेज पढ़ने में क्या जाता है, कुछ जाता है, बताइए, कुछ जाता है। अब मानिए सितंबर में कहीं एग्जाम ले ले तो कितना पढ़ पाइएगा। बोझ नहीं बना के चलना है, किसी चीज को बोझ नहीं बनाना है। हर एक चीज को खत्म करने जाना है, स्टेप बाय स्टेप खत्म करके जाना है। किसी को टालना नहीं है। टालिएगा ना तो आपके ऊपर बोझ बन जाएगा। जैसे मानिए कि आज कहिएगा 5 पेपर पढ़ाइए, कल तो फिर तो पढ़ना ही है, बस के कहाँ जाइएगा। अब मानिए कि एग्जाम समय तक सिलेबस यदि पूरा नहीं हो जाए और जो पूरा ना हो उसी से क्वेश्चन पूछते, तब क्या होगा, तब तो छूट जाएगा। और रिजल्ट नहीं होगा तो सोच रहे हैं फिर ये दोबारा 5 साल छूट उठ मिलेगा। इसीलिए जो पढ़ा रहे हैं पढ़ लीजिए। क्या है, पढ़ा रहे हैं पढ़ लीजिए मेरे भाई। लास्ट समय है ये समय, सोच लीजिए कि लास्ट समय चल रहा है, समझे। इसीलिए पढ़ने से मत भागिए। 2-4 मेहनत पढ़ना है, उसके बाद आपका क्या है, ड्राइविंग टेस्ट है, उसका भी व्यवस्था हम कर देंगे। आपको वो टेंशन नहीं लेना है। हर एक चीज को जब आपके साथ हम जुड़ गए हैं तो हर एक चीज का व्यवस्था हम करेंगे, समझे। टेंशन नहीं लेना है। आगे खाली जो पढ़ा रहे ना वो पढ़ते जाइए। क्या है, पढ़ते जाइए।
पित्त बाइल का पीएच मान कितना होता है, पित्त का पीएच मान कितना होता है, 7.7 होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है, 7.7 होता है। पित्त स्त्रावित होता है कहाँ, तो यकृत में आपको बता ही दिए हैं। पित्त कहाँ से निकलता है, तो यकृत से निकलता है। जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में। पीछे लिखे दिए हैं, यकृत से पित्त निकलता है और जमा पित्ताशय में होता है। पित्त क्या है, एक क्षारीय द्रव है। पित्त का पीएच मान कितना होता है, 7.7 होता है। बस पित्त से क्वेश्चन बनाएगा तो ये 4 क्वेश्चन, उसके बाद कोई क्वेश्चन पित्त से नहीं बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पित्त का 2 क्वेश्चन। पित्त कहाँ से निकलता है, तो यकृत से, और कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है। पित्त का पीएच मान 7.7 और पित्त क्या है, क्षारीय द्रव है। 4 गो है बस, उससे ज्यादा पित्त से क्वेश्चन नहीं बनाएगा। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है कौन सा विटामिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए क्या है, विटामिन ए जो है लीवर में क्या होता है, भंडारित होता है। कहाँ भंडारित होता है, लीवर में। कहाँ, लीवर में भंडारित होता है। विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, तो लीवर में भंडारित होता है, याद रख लीजिएगा। पित्त जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। हम लोग पीछे भी पढ़ा दिए हैं। हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है, विषाणु के द्वारा होता है हाइड्रोफोबिया रोग। हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। बस याद रखना है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। विषाणु वायरस की खोज किसने किया था, तो इवान बस्की ने किया था। इंपॉर्टेंट है, नोट्स कर लीजिए। विषाणु की खोज किसने किया था, तो इवान बस्की किया था। कौन किया था, इवानो बस्की किया था। विषाणु की खोज इवानो बस्की किया था। विषाणु का अध्ययन क्या कहते हैं, तो वायरोलॉजी कहते हैं, याद करना है। विषाणु का अध्ययन को क्या कहते हैं, वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वायरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। वायरस का अध्ययन क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। रानीखेत बीमारी फैलती है किसके द्वारा, रानीखेत बीमारी किसके द्वारा, वायरस यानी विषाणु के द्वारा फैलता है। रानीखेत जो बीमारी होता है किसके द्वारा फैलता है, विषाणु के कारण फैलता है, वायरस के कारण फैलता है। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग, फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, विषाणु कारण होता है। किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। फुट एंड माउथ रोग याद रखिएगा, फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। नोट्स करते जाना है, बस अच्छा से पढ़ते जाइए, अच्छा से खाली पढ़ते जाइए। कवकों का अध्ययन क्या कहते हैं, कवक का अध्ययन क्या कहते हैं, कवको माइको, याद रखिएगा। कवको माइको क्या है, कवको माइको, ये क्वेश्चन पूछता है। कवक का अध्ययन क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। लेकिन शैवाल का अध्ययन, वही एक और क्वेश्चन आता है कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, शैवाल के अध्ययन को, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, शैवाल के अध्ययन को, शैवाल का अध्ययन क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। 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 कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। ये एग्जाम में आता है, इसलिए ये दोनों को याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। यहाँ पे शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कवक की कोशिका किसकी बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है और कवक का कोशिका भित्ति काइटिन के बना होता है। नोट्स कर लीजिएगा, दोनों नोट्स करिएगा। जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, जीवाणु की खोज किसने किया था, तो ल्यूवेन हॉक किए थे। कौन किए थे, ल्यूवेन हॉक किए थे। जीवाणु की खोज किसने किए थे, ल्यूवेन हॉक किए थे, याद रखिएगा, ये भी याद रखना है। जीवाणु की खोज किसने किया था, ल्यूवेन हॉक किए थे। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है, तो ठोस में होता है। किसमें होता है, ठोस में होता है। ठोस में भी किसमें होता है, लोहा, स्टील, एल्युमिनियम ये सभी देगा। तो सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग किसमें होता है, स्टील में होता है। किसमें होता है, स्टील में होता है। किसमें होता है, स्टील में होता है। ध्वनि की गति धीमी किसमें होती है, वायु में होती है। जो ध्वनि का वेग होता है ऐसे चलता है, कैसे चलता है, ऐसे चलता है, बताते हैं आपको। ठोस, द्रव, गैस, गैस कैसे चलता है ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। क्या है, पहले ठोस में सबसे ज्यादा, उसके बाद थोड़ा कम दर में, उसके बाद सबसे कम गैस में। तो क्या पूछ रहा है, वायु में ध्वनि की चाल सबसे कम होता है और ठोस में सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, वायु में ध्वनि की चाल सबसे कम होता है और ठोस में सबसे ज्यादा, यानी गैस में सबसे कम होता है और ठोस में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, वायु क्या है, वायु गैसीय है ना, वायु क्या है, गैसीय है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन की मात्रा उसमें होता है। वायु क्या है, गैस है। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा या 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि की चाल जो होता है 760 मील पर घंटा या 332 मील पर सेकेंड होता है, समझे। वायु है, क्या है, वायु क्या है, जो वायु है क्या है, ये गैस का क्या है, मिश्रण है। क्या है, वायु क्या है, वायुमंडल में देखते हैं बहुत सारा गैस पाया जाता है।
तो वो क्या है, वायुमंडल क्या है, गैसों का मिश्रण है। वायु गैस का एक विलयन है। वायु क्या है, गैस, गैस में गैस का एक विलयन है। वायु क्या है, जो वायु है वो क्या है, गैस में गैस का विलयन है। उसमें सभी सारा बहुत सारा गैस मिला हुआ क्या है, गैस में गैस का विलयन है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता तो डेसिबल में मापी जाती है। कितना ध्वनि की मात्रा है वो किससे पता चलता है, तो डेसिबल से पता चलता है। किससे पता चलता है, डेसिबल से पता चलता है। क्या पूछ रहे हैं, मैथ्स का भी क्वेश्चन आता है सर, आता है। एक 2018 जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसमें मैथ से एक दो पूछ दिया था, लेकिन जो 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें मैथ नहीं पूछा था। तो हो सकता है दो चार वो पूछे, आपको उस लायक हम बना देंगे कि मैथ पूछेगा तो आप बना के आ जाइएगा। अभी पढ़िए ना, वैसा हम बना देंगे कि यदि वो मैथ पूछेगा तो आपसे वो बन जाएगा। ठीक, कोई बड़ी मैथ नहीं पूछता है, नॉर्मल पूछता है, जोड़ घटाव टाइप, वो आपको हम बता देंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। जो भी पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, 14.4 होता है। कितना होता है, 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रा किसका है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, 9.46 गुने 10⁻, 9.46 गुने 10⁻, कितना होता है, 12 किलोमीटर। और मीटर में यदि पूछ देगा तो यही हो जाएगा 9.46 गुने 10⁻, कितना, 15 मीटर में। मीटर में बदलेंगे क्या होगा, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो यदि वो मीटर में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और किलोमीटर में होगा तो ऐसे लिखेंगे। वहां देखिएगा कुछ किस में है, आंसर किस में है, समझे, वहां क्वेश्चन को देखना है। नहीं तो आता हो क्वेश्चन आदमी ऐसा ही गलती करता है, वहां पूछ देगा आपको मीटर में और किलोमीटर में पहला ऑप्शन रहेगा, वही आप लगा के चल दीजिएगा, और यहाँ आएगा तो पता चलेगा कि गलत हो गया, मेरिट में गिर जाएगा, समझे। तो ये सभी चीज छोटा मोटा चीज ध्यान रखना है। क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे चलिए, पेज नंबर 7, पेज नंबर 7। देखिए क्या है, दूरी का सबसे बड़ा मतलब क्या है, पारसेक है। दूरी का सबसे बड़ा मतलब क्या है, पारसेक। अभी हम लोग पढ़े हैं। जड़ों का रूपांतर क्या है, जड़। मूड़ी और गाजर क्या है, जड़ है। क्या है, जड़ होता है। देखते हैं मिट्टी के अंदर मूड़ी और गाजर देख आपको कहाँ मिलता है, मिट्टी के अंदर मिलता है। क्या है, मूड़ी गाजर, जड़ है। क्या है, जड़ है, फल नहीं है। पहला ऑप्शन आएगा ना तो वहां देगा फल, जड़, तना। तो क्या है, मूड़ी गाजर क्या है, क्या है, मूड़ी और गाजर जड़ है। आलू और प्याज क्या है, आलू और प्याज क्या है, ये तना है। आलू और प्याज क्या है, तना का रूपांतरण है। क्या है, आलू और प्याज क्या है, तना है। याद रखिएगा, ये सभी चीज भी पूछता है, बोटनी में ये सब चीज पूछ लेता है। तो आलू प्याज क्या है, तना है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है कहाँ, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाता है। कहाँ पाई जाता है, मस्तिष्क में पाई जाता है। कौन सा ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, हिंदी में भी लिख देगा पीयूष ग्रंथि, पीयूष, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाता है, पीयूष ग्रंथि तो मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। मास्टर ग्रंथि कहलाती है। पीयूष ग्रंथि को ही या पिट्यूटरी ग्रंथि को ही क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को। किसे कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है, ये कौन सा है, बलधानता और हीमोफीलिया। कौन सा, बलधानता और हीमोफीलिया। बलधानता में क्या होता है, लाल हरा को आप नहीं पहचान पाएंगे। क्या होता है, लाल हरा को आप बलधानता में नहीं पहचान पाएंगे। हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया में होता है कि जो आपको कहीं कट यदि जाता है, यदि कहीं कट जाता है तो रक्त का थक्का नहीं जमता, जिसके कारण रक्त का प्रवाह तेज होता जाता है, जिसके कारण आदमी का मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। ये दोनों रोग क्या है, ये अनुवंशिक रोग है। अनुवंशिक रोग किसको कहते हैं, अनुवंशिक रोग किसको कहते हैं, अनुवंशिक रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी आते चला आ रहा है। जैसे कि आपके पापा में था, आपके बाबा में था, उनके पिता में थे, उनके पिता में थे, उनके पोता में हुए, उसमें आप तक आ गए, उसे क्या कहते हैं, अनुवंशिक रोग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अनुवंशिक रोग कहते हैं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी दिखाई देता है उसी को अनुवंशिक रोग कहते हैं। बलधानता और हीमोफीलिया ये क्या है, अनुवंशिक रोग है। बलधानता ठीक नहीं होता है, क्या होता है, ठीक नहीं होता है। क्या होता है, ठीक नहीं होता है। उसमें क्या होता है, लाल और हरा पहचानने में दिक्कत होता है। क्या होता है, लाल और हरा पहचानने में दिक्कत होता है। सर्वप्रथम मनुष्य में बलधानता का वर्णन हेल्सलर ने किया था। हेल्सलर ने किया था, कौन किया था, हेल्सलर ने किया था। आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्या है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। जो पूछेगा वो हम बता रहे हैं। बलधांत व्यक्ति में पहचान नहीं होती, किसका, लाल और हरा रंग क्या होता है, पहचान नहीं होता। एक बलधांत व्यक्ति यदि है, यदि बलधांत व्यक्ति है तो उसमें किस रंग का पहचान नहीं होता है, लाल और हरा रंग के पहचान नहीं होता। हल्का नहीं लेना, एग्जाम ये सभी क्वेश्चन आएगा, समझे। थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है, कहां से,
थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से। कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। जठर रस में पाई जाने वाला एंजाइम कौन सा है? जठर रस में कौन सा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहाँ पाया जाता है? जठर रस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जठर रस में पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन में कवक एवं शैवाल। कौन सा? कवक एवं शैवाल। जो लाइकेन होता है, लाइकेन क्या होता है? लाइकेन किसका मात्रक है? पॉल्यूशन का मात्रक है। जहां लाइकेन उगेगा, जहां लाइकेन का पौधा उगेगा, वहां क्या सोचिएगा कि यहाँ पे पोल्यूशन बहुत है। क्या है? पोल्यूशन बहुत है। वहीं पे लाइकेन उगता है जहां पोल्यूशन बहुत होता है। तो कवक और शैवाल का सहजीवी क्या है? लाइकेन है। कवक और शैवाल, कवक एवं शैवाल के मिलने से क्या बनता है? लाइकेन। क्या बनता है? लाइकेन बनता है। क्या बनता है? लाइकेन। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। कवक और शैवाल का सहजीवी क्या है? लाइकेन है। क्या है? लाइकेन है। लार में पाई जाने वाला एंजाइम कौन सा है? जो लार होता है, लार, उसमें पाई जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टायलिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। भोजन सर्वप्रथम कहां से पचना शुरू करता है? तो मुख से। कहां से? मुख से ही भोजन पचना शुरू होता है। क्या होता है? भोजन पूर्ण पचता कहाँ है? छोटी आंत में। लेकिन पचना स्टार्ट कहां से होता है? तो मुख से होता है। कहां से होता है? मुख से। लेकिन पूर्ण पाचन भोजन का कहां होता है? तो छोटी आंत में होता है। भोजन का पाचन कहां होता है? छोटी आंत में होता है। लेकिन स्टार्ट पचना कहां से होता है? तो मुंह से होता है। कहां से होता है? मुख से होता है। ठीक। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है कहां से? मुख से होता है। और पूरा भोजन कहां पच जाता है? तो छोटी आंत में पच जाता है। कहां पच जाता है? छोटी आंत में पच जाता है। और शुरू होता है पचना मुंह से। समझे? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? वही है, छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का जो है अवशोषण छोटी आंत में होता है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टिबिया नामक हड्डी। समझे? ये टिबिया वाला जो हड्डी है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाता है? कहाँ पाई जाता है टिबिया नामक हड्डी? तो टांग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है टिबिया नामक हड्डी? तो टांग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? टांग में पाया जाता है। भोजन पचाने में सहायक होता है। कौन सा? भोजन पचाने में क्या सहायक है? एंजाइम ही सहायक है ना। भोजन पचाने में क्या सहायक है? एंजाइम ही सहायक है। क्या सहायक है? एंजाइम ही सहायक है। एंजाइम की रचना होती है कहाँ? कैसे? एमिनो एसिड से। किससे? एंजाइम की रचना किससे होती है? तो एमिनो एसिड से होती है। किससे होती है? एमिनो एसिड से होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। किसमें? एमिनो अम्ल में। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है वो किसमें बदल जाते हैं? तो किसमें बदलते हैं? एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। किसमें बदलते हैं? एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? अंतिम उत्पाद माल्टोज है। क्या है? माल्टोज है। अंतिम उत्पाद क्या है? माल्टोज है। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितना होता है? शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। 10 अपने आप बनता है, सही कर लीजिए, नोट्स में गलत है। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या 20 होता है। 10 अपने बनता है और 10 शरीर खुद बना लेता है और 10 बाहर से बनता है। क्या होता है? बाहर से जो हम लोग खाते हैं उसके द्वारा आता है। एमिनो अम्ल की संख्या कितना होता है? 20 होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से होता है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। पेज नंबर 8 आ गया। 3 पेज अभी आप लोग को और पढ़ना है। कितना पेज? 3 पेज और पढ़ना है। किसी की कोई दिक्कत एक बार बताइएगा तो। कोई दिक्कत किसी को? 3 पेज और है। किसी को कोई दिक्कत एक बार बता दीजिए। किसी को कोई दिक्कत? एक बार बता दीजिए किसी को दिक्कत है तो फिर हम चलते हैं। जल्दी बोलिए। किसी को कोई दिक्कत तो बताइए एक बार। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। सर को बदला एयर दिख रहा है। देखिए ना, पढ़ने पे भी ध्यान नहीं है। हड्डियों एवं दांतों में मुख्य पाया जाता है कौन सा? हड्डी एवं दांत में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस हड्डी एवं दांत में पाया जाता है। सबसे ज्यादा मात्रा कैल्शियम को होता है। किसका होता है? कैल्शियम को होता है। हड्डी और दांत में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। हड्डी में कैल्शियम पाया जाता है और दांत में फास्फोरस पाया जाता है। दांत में फास्फोरस पाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में हुआ था। किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? पूछ रहा है। भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था 31 अक्टूबर 1984 को,
31 अक्टूबर 1984 क्या हुआ था बताइए तो एक बार आप लोग, याद आ गया है हमें। 31 अक्टूबर 1984 को क्या हुआ था? 31 अक्टूबर 1984 को क्या हुआ था बताइए? 31 अक्टूबर 1984 आए थे, एक बार याद आ गया हमको। 1984 को क्या हुआ था आप बता दीजिए, बता दीजिए एक बार। 1984 को क्या हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? ये मिसाइल आइसोसाइनाइड। क्या? मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण ही 1984 में जो मध्य प्रदेश में एक शहर है भोपाल, वहां पे रिसाव हुआ था मिसाइल आइसोसाइनाइड के कारण। उसमें बहुत सारे मजदूर मरे थे, बहुत सारे मजदूर क्या हुए थे? मरे थे। ये 31 अक्टूबर 1984 क्या हुआ था? इसी दिन क्या हुआ था? इंदिरा गांधी की मृत्यु हुआ था। क्या हुआ था? इंदिरा गांधी को मारा गया था। इंदिरा गांधी को मारा गया था, मारा गया था। इस दिन शुक्रवार का दिन था। कौन सा दिन था? शुक्रवार के। जब हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे ना, तब ये सब चीज आता था रीजनिंग में। शुक्रवार का दिन था, शुक्रवार के दिन था। रीजनिंग जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय ये सभी क्वेश्चन आता था। काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहा जाता है? काला हीरा किसे कहते हैं? काला हीरा किसे कहते हैं बताइए? तथा काला शीशा किसे, काला हीरा किसे कहते हैं? कार्बोनेडो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कार्बोनेडो को कहा जाता है। और काला शीशा किसे कहा जाता है? काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट को कहा जाता है। काला हीरा कार्बोनेडो को कहा जाता है, काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा है? एड्रेनलिन। कौन सा है? जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रेनल कहा जाता है। इसे रणो और उरो हार्मोन भी कहा जाता है। फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी कहा जाता है। फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रेनल को कहा जाता है। रणो और उरो हार्मोन भी एड्रेनल को कहा जाता है, और जीवन रक्षक हार्मोन भी एड्रेनल को ही कहा जाता है। आगे बढ़े, एड्रेनल को ही कहा जाता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पत्ती। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पत्ती है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? पीला पत्ती का जो रंग होता है कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स कर लीजिएगा। पर्णहरित में उपस्थित प्रमुख धातु कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलन होता है किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। पौधा का खाना तैयार होता है किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पौधा का जो खाना तैयार होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही होता है। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है लाल रंग में। किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? किस रंग में होता है? लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। किस रंग में होता है? लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है कहां से? ऑक्सीजन कहां से निकलता है? प्रकाश संश्लेषण कहां से निकलता है? जल से निकलता है। कहां से? जल से निकलता है। ऑक्सीजन कहां से निकलता है? प्रकाश संश्लेषण कहां से निकलता है? जल से निकलता है। क्या दिक्कत है भाई? पत्ती हरा होता है, क्लोरोफिल का रंग कहाँ है? पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण। ठीक, पौधे का मुख्य प्रकाश पत्ती होता है। ठीक, पौधे का मुख्य प्रकाशन से पत्ती होता है। पौधे का हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। क्या बोल रहे हो? समझ नहीं आ रहा है क्या बता रहे हो? दोबारा बोलो दोबारा। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? फास्फोग्लिसरिक है अम्ल है। क्या है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। राइजोम पादप भूमिगत होता है। क्या होता है? तना होता है। राइजोम जो होता है पादप वो क्या होता है? तना होता है। क्या होता है? तना होता है। दलहन के जल में पाए जाने वाले जीवाणु क्या होता है? राइबोजियम होता है। जो दलहन के जड़ होता है उसमें, अच्छा, पत्ती का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। वहां क्या है? क्लोरोप्लास्ट बता दिए हैं, देख लीजिएगा उसको। हम देख लेते हैं। जो दलहन के जड़ में होता है, दलहन के जड़ में जो पाया जाता है उस क्या होता है? राइजोबियम के कारण। क्या होता है? कौन सा जीवाणु होता है? जो दाल होता है उसका जड़ में,
देखिएगा जब खेत क्या होता है, भूमि जब बंजर हो जाता है तो आपको सलाह दिया जाता है कि दाल के पौधा लगाने का, दाल के पौधा लगाने के लिए, दाल के पौधा लगाने से क्या होता है, जो दाल के पौधा के जड़ में जो राइजोबियम होता है वो मिट्टी को क्या करता है, उर्वरता को बढ़ा देता है। क्या करता है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देता है। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ भाई, क्लोरोफिल के कारण ही हरा होता है, क्लोरोप्लास्ट था वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। ठीक, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में, पौधे नाइट्रोजन जो ग्रहण करता है किसके रूप में, नाइट्रेट के रूप में, किसी कारण नाइट्रेट के रूप में। पादप में जल तथा खनिज लवण का संचालन होता है जाइलम द्वारा। पादप में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा है। किसके द्वारा होता है, जब जल बोलेगा जाइलम, और फ्लोएम किसके क्या होता है, फ्लोएम। तो जब खाद्य पदार्थ जो पौधे के शरीर में पहुंचता है तो वो फ्लोएम के कारण होता है, और जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। देखिए पादप में खाद्य पदार्थ का विभिन्न अंगों में पहुंचता है, ये फ्लोएम के कारण होता है। ये सभी इंपोर्टेंट है कि एग्जाम में ये सभी पूछ लेता है। तने की वृद्धि मापी जाती है ऑक्जेनोमीटर द्वारा, पौधे तने की वृद्धि मापी जाती है ऑक्जेनोमीटर के द्वारा। आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लाइसोसोम कहा जाता है। आत्मघाती थैली लाइसोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज कौन किया था, डी डुबे किया था। कौन किया था, डी डुबे किया था। आपको ईस्वी नहीं लिखना है, ईस्वी नहीं लिखना है, ईस्वी नहीं पूछेगा। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़े। ये सभी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे सेव है, देख लीजिएगा। आज पेज नंबर ये 9 हो गया, 9 नंबर हो गया। बस आपको अब छुट्टी होने वाला है, लास्ट पेज बता दे रहे हैं। ठीक, पढ़ाई से मत भागे मेरे भाई, समझे। पढ़ाई एक ऐसा हथियार है ना, आपको जो चाहिएगा वो आपको दिलवा देगा, जो चाहिएगा वो आपको ये पढ़ाई से मिल सकता है, समझे। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में। कहाँ होता है प्रोटीन का संश्लेषण, राइबोसोम में होता है ना। कि मानी जो टाइपिस्ट है, जो टाइपिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं मानी एक क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट लिख दिया, वही तो हम समझाने के लिए आए हैं। वो जल्दी में बढ़ा रहे थे, आपका कमेंट्स देखने के कारण वो सही हम नहीं कर पाए। क्लोरोफिल वहां कर लीजिएगा। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, कॉर्नबर्ग किया था। कौन किया था, कॉर्नबर्ग किया था। डीएनए एवं आरएनए है, क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है, डीएनए और आरएनए क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए की क्रियात्मक खंड क्या है, जीन। एग्जाम में ये बहुत बार पूछता है। डीएनए की सबसे छोटी इकाई क्या है, जीन होता है। क्या होता है, जीन होता है। डीएनए की सबसे छोटी इकाई जीन होता है। क्या होता है, जीन होता है। या आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछेगा, छोटी इकाई क्या होता है, जीन होता है। डीएनए की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, जीन होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था कौन, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, कौन दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। कौन दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। डीएनए की इकाई क्या है, न्यूक्लियोसाइट है। क्या है, न्यूक्लियोसाइट है। डीएनए की इकाई क्या है, न्यूक्लियोसाइट है। आगे बढ़े। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण कौन किया था, हरगोविंद खुराना किया था। इसका ईस्वी भी लिख लीजिए, कब किया था, 1968 में। कब किया था, 1968 में। ईस्वी भी लिख रहे हैं। पुरुष एवं स्त्री में गुणसूत्र क्या होता है, पुरुष में XY होता है और स्त्री में XX होता है। क्या होता है, XX होता है। ये जो Y होता है ना, यही निर्धारण करता है बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। ये जो Y है यही निर्धारण क्या करता है, बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। XY किसमें होता है, पुरुष में होता है, और स्त्री में XX होता है। जब ये Y स्त्री में चल जाता है, जब ये Y जो है स्त्री में जाता है, तो होने वाला बच्चा कौन सा होगा, होने वाला बच्चा लड़का होगा। क्या होगा, होने वाला बच्चा लड़का होगा। क्या होगा, लड़का होगा। जब यही X चल जाएगा, X इधर चल जाएगा, तो यहाँ यदि X चल जाएगा, क्या होगा, लड़की होगा। क्या होगा, लड़की होगा। ये Y ही निर्धारण करता है, लड़का का ही गुणसूत्र निर्धारण करता है बच्चा कौन सा होने वाला, कौन सा बच्चा होने वाला। लेकिन गांव में देखिएगा, गांव घर में देखिएगा, आपको बहुत सुनने को मिलता है कि देखो ना वो औरत ऐसी है, उसको खाली क्या हो रहा है, बेटी हो रहा है, या खाली बेटे हो रहा है। उसमें वो औरत का थोड़ी दोष है, दोष किसका है, उसका पति का दोष है। जो गुणसूत्र यहाँ से जाएगा वही होगा। X जाएगा तो लड़की होगा, और Y यहाँ से चल जाएगा क्या होगा, लड़का होगा। दोष लड़की में नहीं है, दोष क्या है, लड़का में है। लड़का गुणसूत्र लड़की में जो गया, यदि X गया तो लड़की, Y गया तो लड़का, तो उसमें लड़की क्या दिक्कत है भाई। एक लड़का का पिता, इसीलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है, समझे। जब आप शिक्षा प्राप्त करेंगे तो आपको हर एक चीज का जानकारी मिलेगा, हर एक चीज का जानकारी मिलेगा। आप सही गलत को डिवाइड कर पाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, समझे। एक लड़का का पिता क्रोमोसोम पता चलता है 22+Y, 22+Y यदि चल गया तो क्या है, लड़का है होगा। क्या है, लड़का होगा। और वही 22+X चल गया तो वो क्या होगा, लड़की होगा। क्या होगा, लड़की होगा।
बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्र से होता है। किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के गुणसूत्र से होता है। यानी कि एक्स जाएगा तो लड़की, वाई जाएगा तो लड़की में लड़का, समझे। पैतृकता का सिद्धांत का सहायक mRNA होता है और फिंगरप्रिंट से। किसी का बाप, किसका बाप कौन है उसको पता कैसे लगाया जाता है? तो जो डीएनए फिंगरप्रिंट होता है, हैदराबाद में संस्थान है डीएनए फिंगरप्रिंट का, और संस्थान वहीं पे पता चलता है। फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट से ही पता चलता है कि ये किसका बच्चा है। देखते हैं जब किसी का तलाक हो जाता है तो उसमें कहा जाता है कि नहीं मेरा वो दूसरा, ये चीज कहाँ दूसरे देश में होता है कि नहीं मेरा वो हस्बैंड का वो बच्चा था, तो उसी का पता लगाया जाता है कि किसका बच्चा है। जिसका बच्चा है उसको वो बच्चा को दिया जाता है। वो सब विदेश में चलता है, हम लोग के देश में ये सब नहीं चलता है, समझे। आगे देखिए, मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग में क्या होता है? इंसुलिन की कमी हो जाता है। मधुमेह जो रोग होता है उसमें क्या होता है? इंसुलिन की कमी हो जाता है। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बैटिक एवं बेस्ट ने किया था। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बैटिक एवं बेस्ट ने किया था। ब्रैंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। ब्रैंकाइटिस एक रोग है, किसका रोग है? श्वास नली का। किसका है? श्वास नली का रोग है। ब्रैंकाइटिस किसका रोग है? श्वास नली का रोग है। किसका रोग है? श्वास नली का है। चलिए लास्ट एक दो क्वेश्चन है और एक और पेज है, रुक जाइए, एक और पेज है, देख लेंगे। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय में। इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। दूध में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। दूध में पाए जाने वाला विटामिन, यहाँ गलत हो गया है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? वो है नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। बोल रहे हैं ना, कहीं कहीं मिस्टेक कर दिया, टाइपिंग जो किया है वो मिस्टेक किया है। दूध में पाए जाने वाला कौन सा विटामिन नहीं है? तो सी। विटामिन सी क्या होता है? खट्टे पदार्थों में होता है। यदि दूध में विटामिन सी पाया जाता है क्या होता है? दूध फट जाता है। क्या होता है? अपना दिमाग लगाएंगे आप, तो विटामिन सी क्या होता है? दूध में नहीं पाया जाता है। क्या है? नहीं पाया जाता है। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया रोग में होता है। क्या होता है? मलेरिया रोग। प्लाज्मोडियम परजीवी जो है किससे संबंधित है? मलेरिया रोग से संबंधित है। मलेरिया रोग का वाहक क्या है? मादा एनोफिलीज मच्छर। पूछ देता है कि मादा एनोफिलीज मच्छर किससे संबंधित है? मलेरिया रोग से संबंधित है। या मलेरिया रोग में कौन सा मच्छर काटने से मलेरिया रोग होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग क्या होता है? प्लीहा होता है या तिल्ली होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। मानव जब पेशाब करता है तो क्या उत्सर्जित होता है? तो विटामिन सी उत्सर्जित होता है। क्या होता है? विटामिन सी उत्सर्जित होता है। ये सभी याद रखना। बस आज का लास्ट पेज है, लास्ट पेज बचा है, लास्ट पेज बचा है, पढ़ लीजिए। 97 तक है, 97 तक है। संतानवे तक है, पढ़ लीजिए लास्ट पेज। शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? यानी पेशाब शरीर में कितना बनता है? 1.5 लीटर बनता है। कितना बनता है? 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण? यूरिक एसिड के कारण। किसके कारण? यूरिया के कारण। किसके कारण? यूरिया के कारण क्या होता है? मूत्र क्या होता है? दुर्गंध देता है। किसके कारण दुर्गंध देता है? यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 4.8 से 8.4 होता है। क्या होता है? 4.8 से 8.4 होता है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? ये इंपोर्टेंट है, लिखिएगा। यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। क्या होता है? मूत्र का रंग पीला होता है। मेढक के हृदय कितने भाग के होते हैं? मेढक के हृदय कितने भाग होते हैं? 3 भाग होता है। मेढक के हृदय में कितने भाग होता है? 3 भाग होता है। मनुष्य में कितने होता है? मनुष्य में कितने चेंबर होता है? 4 होता है। और मेढक में कितने होते हैं? 3 होते हैं। मछली में कितने होते हैं बताइए? मछली में कितने होते हैं? 2 होते हैं। मछली में कितने होते हैं? 2 होते हैं। मनुष्य के हृदय प्रकोष्ठ कितने? 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भाग का कितना परसेंट होता है? 10% होता है। कितना होता है? 10% होता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है। मानव शरीर में क्या होता है? प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। मनुष्य के शरीर में जल कितना होता है? मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का 10% होता है। और मनुष्य के शरीर में जल कितना होता है? 80%। लिख लीजिए, 65 से 80 नहीं, 80%, 70 से 80 लिख लीजिए। 70 से 80%, 70 से 80%। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 98.6 एफ होता है और 310 के होता है। 310 केल्विन में 310 के होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। या कहीं पे 36 डिग्री 9 भी मिलेगा, कहीं पे 36 डिग्री 9 सी मिलेगा, लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट और के में 310 के होता है। मनुष्य शरीर का तापमान होता है।
मनुष्य में मेरुदंड में कितनी तंत्रिका जोड़ी होती है, कितना तंत्रिका जोड़ी होती है? तो 31 होता है। कितना होता है? 31 होता है। क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? बाल्डेयर किया था। गुणसूत्र की खोज किसने किया था? बाल्डेयर ने किया था। कौन किया था? बाल्डेयर ने किया था। कौन किया था? बाल्डेयर ने किया था। आगे चलिए देखते हैं। गुणसूत्र का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है? क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 23 जोड़ी या 46 को, 23 जोड़ी या 46 को। लिंग निर्धारण किससे होता है? पुरुष क्रोमोसोम से। लिंग निर्धारण किससे होता है? पीछे भी हम लोग पढ़े हैं, पुरुष के क्रोमोसोम से होता है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये क्या है? कोशिका है। क्या है? जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक या कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। क्या है? सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा है। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा है। शरीर की सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका क्या है? सबसे छोटी कोशिका है। तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे छोटी कोशिका है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। लेकिन जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं और तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। कोशिका शब्द का निर्माण कौन किया था? रॉबर्ट हुक किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक किया था। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। कोशिका का अध्ययन क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। आज का क्लास यहीं तक। कितना पेज हो गया? 10 पेज हो गया। वन लाइनर था इसीलिए 10 पेज हो गया, और यदि ये सब्जेक्टिव रहता तो 15 पेज रोज का होता है। जितना हम ये आपको 1 सवा घंटा पढ़ा दिए हैं उतना आपको कोई भी कोचिंग में पढ़ लिएगा आप तो 10-15 दिन से कम नहीं लगाएगा, फालतू के घिसते रहेगा। मेरे भाई लास्ट समय है, एक बार पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत किसी को? क्लास कैसा लगा एक बार बता दीजिए, तो फिर हम लोग कल पढ़ते हैं। ठीक, बताइए क्लास कैसा लगा? ठीक है, बोर्ड पीडीएफ डालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, सब हो जाएगा। पर इसीलिए तो बोल रहे हैं पढ़िए मेरे भाई, पढ़िए। जितना कह रहे हैं उतना पढ़ लीजिए, रिजल्ट हो जाएगा, समझे? ठीक है, तो फिर कल हम लोग मिलते हैं न्यू सब्जेक्ट के साथ। ठीक, अरे हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक, अभी से तैयार रहना है, इसलिए तो हम 15 पेज रोज पढ़ा रहे हैं। चलिए, धन्यवाद सभी भाई को। मन से पढ़िए, एकदम मस्त होकर पढ़िए, पूरा मेहनत कीजिए, जितना दम है उतना लगा दीजिए, नौकरी हो जाएगा। हम 20 सितंबर के ही टारगेट बना के पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, आपको लगता भी होगा। जो टेलीग्राम पे पहले से जुड़े हुए हैं उनको लगता है कि बहुत सारा सब्जेक्ट खत्म होने के कगार पे होगा। टेलीग्राम में जो क्यूज चल रहा है उसमें बहुत सारा सब्जेक्ट खत्म होने के कगार पे होगा, समझे? हम सितंबर को ही टारगेट बना के चल रहे हैं। नहीं लेकिन एग्जाम ले, अच्छी बात है, लेकिन हम तो अपना तैयार होकर चलेंगे। मेरा तो काम है तैयार होकर चलना। एग्जाम मानते हैं नहीं ले सितंबर में, कोई बात नहीं है, लेकिन हम तो तैयार होकर चलेंगे। हम सितंबर के बाद रिवीजन करेंगे। सितंबर के बाद क्या करेंगे? हम रिवीजन करेंगे, समझे? चलिए, सभी 40 नंबर वाला सभी पीडीएफ डाला हुआ है, सभी जो सब्जेक्ट वाइज है सभी को बना दिया गया है, किस दिन क्या चीज पढ़ाना है। जब 40 नंबर वाला के डे आएगा तो उसको भी पढ़ाया जाएगा। चलिए, धन्यवाद मेरे भाई, आराम से पढ़िए, मन से पढ़िए। नौकरी लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। यदि मेहनत करेंगे तो कोई नहीं रोकेगा, और मेहनत नहीं करेंगे तो कोई दिलवा भी नहीं सकता है, समझे? धन्यवाद, फिर कल हम लोग मिलते हैं।